नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ टेस्टमैन और टेक्निकल एग्जाम जो 4 जुलाई 2023 को हुआ है। टोटल 3 सेट में जो 4 जुलाई को एग्जाम हुआ है, इन तीनों ही पारियों में पूछे गए 75 में से 60 एग्जैक्ट जीके के सवाल मिल चुके हैं। तो तीनों सेट का एक एक करके देखेंगे जीके के सवाल। सबसे पहले 4 जुलाई के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। तो इस टाइप इस एक ही वीडियो में 60 जीके के सवाल आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हो जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषकर जो टीसीएस कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आने वाले एसएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली आप @trend GK TREND GK सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ये सर्च आपको टेलीग्राम ऐप में जाकर करना है। तो शुरुआत करेंगे आपके 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में। कल 4 जुलाई को वीडियो नहीं आ पाया था, अब एक साथ ही आपको यहाँ पर वीडियो मिल रहा है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 8:30 से 10:30 AM वाली शिफ्ट है। इसमें पहला सवाल, खिज़र खां का शासनकाल कब से कब तक रहा। खिज़र खां जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक है, सैयद डायनेस्टी का पहला शासक है। तो सैयद डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं खिज़र खां, इनका शासनकाल पूछा है आपको 1414 से लेकर कब से कब तक, 1414 से लेकर 1421 तक रहा है खिज़र खां का शासनकाल। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक रही है ये डायनेस्टी। और दिल्ली सल्तनत से प्रत्येक सेट में सवाल पूछा जा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर जितने भी शासक हैं उनको याद रखिएगा, उनका शासनकाल याद रखिएगा, और किस डायनेस्टी का कौन सा शासक है, उनका संस्थापक कौन है, ये पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ डिटेल में। जैसे कि और कुछ ब्रीफली बताऊँ तो लोधी डायनेस्टी है, इसके संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आपकी तैयारी 50% रह जाती है। 50% तैयारी आपके प्रैक्टिस से ही संभव हो पाती है। एक्यूरेसी को बढ़ाना है, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करना है, तो आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का फायदा है, यहाँ पर यदि आप पास प्रो लेते हो तो एक बार पास ले लो, जो एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक पास में। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, आप जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, जिसमें यदि आप ये टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो 449 में पास प्रो को। जो पास प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए केवल टेक्स्ट बुक पास है। ये एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 269 में ईयरली पास मिल जाएगा। पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, और पास प्रो में प्रीवियस ईयर पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। इसमें आधारित रहते हैं प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट प्लस अनलिमिटेड टाइम उसे आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तो एग्जाम में जो भी इंटरफेस और डैशबोर्ड रहता है उसी टाइप से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे। लोधी वंश में पहला शासक बहलोल लोधी था, जो कि 1451 से 1489 तक उनका शासनकाल रहा। उसके बाद सेकंड सिकंदर लोधी 1489 से 1517, फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी था 1517 से 1526। इसी टाइप से खिलजी डायनेस्टी का पहला शासक आपको याद रखना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और खिलजी डायनेस्टी का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक रहा है। गुलाम वंश की पूरी वंशावली आपको पता होना चाहिए, आगे अलग से सवाल आया उसमें मैं आपको बता दूंगा। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक 1321 से लेकर 1325 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, और ये तुगलक डायनेस्टी में तीनों आपको याद रखना है विशेषकर। अगला सवाल, पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। पूर्वी चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी अलग है, पूर्वी चालुक्य वंश अलग है। तो पूर्वी चालुक्य वंश जिसे वेंगी चालुक्य वंश भी कहा जाता है, तो वेंगी चालुक्य या पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। किसने, विष्णुवर्धन ने वेंगी को केंद्र बनाकर एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की स्थापना की, जिसे वेंगी का चालुक्य राजवंश या पूर्वी चालुक्य के नाम से आप जानते हो, जो विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित है। और ये जो राजधानी वेंगी है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर इसकी राजधानी थी। चालुक्य राजवंश की स्थापना की बात करें, ये पूर्वी चालुक्य, आपको केवल चालुक्य पूछे तो आप कहेंगे पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य डायनेस्टी की स्थापना 543 ईस्वी में की गई थी। अब पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य डायनेस्टी की राजधानी कहाँ पर रखी, तो वातापी, जैसे आप बादामी भी कह सकते हो, ये कर्नाटक में है, वहाँ पर राजधानी बनाया। और पुलकेशिन प्रथम को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम कब पारित किया गया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन अधिनियम है वो 1952 का, कब का है, 1952 का।
अगला सवाल है नागरिक संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है। अब एक्ट से दो सवाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 1952। नागरिक संरक्षण अधिनियम है ये दोस्तों अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 का मतलब अस्पृश्यता का अंत। तो ये जो नागरिक संरक्षण अधिनियम है ये पूरे भारत में लागू होता है और अस्पृश्यता की प्रथा के लिए दंड का प्रावधान करता है। अब अस्पृश्यता का अंत तो आर्टिकल 17 में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या दंड होगा जो इसका पालना न करें, अस्पृश्यता की भावना रखें, तो वो दंड का प्रावधान है नागरिक संरक्षण एक्ट 1955 में। ये अधिनियम है वो पारित हुआ है, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, और इसमें नियम है वो 1977 के हैं। नेक्स्ट सवाल है 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। भारतीय मूल की लेकिन अमेरिकी, तो वो सेकंड जो भारतीय मूल की और अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गई है 2021 में, तो इसका नाम है दोस्तों शिरीषा बांदला। ये 11 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली, वैसे तो ओवरऑल में तीसरी है, लेकिन भारतीय मूल की अमेरिकी महिला की बात करें तो ये सेकंड हो जाएगी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की दूसरी भारतीय, पहली कौन थी, अमेरिकी मूल की पहली सुनीता विलियम्स। तो कल्पना चावला भारत की थी, न कि अमेरिका की, क्योंकि कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ। तो वैसे ओवरऑल में कल्पना चावला प्रथम है महिला में, उसके बाद सुनीता विलियम्स यहाँ पर आप कह सकते हो, और थर्ड ये गई है जिसमें भारतीय कहीं ना कहीं है वो है शिरीषा बांदला। और केवल आपको पूछ लें जो भारतीय नहीं है अमेरिका मूल की, अमेरिका से है उनकी नागरिकता और भारतीय मूल की है, तो उसमें सुनीता विलियम्स फर्स्ट, सेकंड शिरीषा बांदला है। कल्पना चावला की डेथ हुई थी 1 फरवरी 2003 को जो अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में, ठीक है। लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज किस वर्ष में की थी। लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज टीके की खोज की गई थी 1885 में। रेबीज का टीका है ये कुत्ता डॉग के काटने पर ये जो बीमारी हो जाती है रेबीज रोग, जिसको जल से डर लगता है, तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज 6 जुलाई 1885 में, जो जानवरों से इंसान में फैलता है ये रोग। और लुई पाश्चर ने एंथ्रेक्स के उपचार के लिए भी टीके की खोज की थी, ध्यान रखना। और पहला टीका जो विकसित हुआ था, प्रथम वैक्सीन है वो चेचक का टीका था जो एडवर्ड जेनर ने इसको विकसित किया था। दुनिया का पहला टीका है स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर के द्वारा। इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है। इंसुलिन की बात करें तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिका, विशेषकर यहाँ पर ऑप्शन में बीटा अल्फा था, तो बीटा कोशिका अग्नाशय से तो निकलता ही है पेंक्रियाज से इंसुलिन, लेकिन उसकी बीटा सेल्स से निकलता है। इंसुलिन का क्या कार्य होता है, तो हम खाना खाने के बाद जो ऊर्जा मिलती है वो डायरेक्टली ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जो ग्लूकोज रहता है ना बॉडी में, जैसे आप बोलते हो ब्लड शुगर, तो वो शुगर है वो खराब होता है जब तक वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो दोस्तों इंसुलिन करता है। यदि इंसुलिन कम होगा बॉडी में तो वो शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। यदि किसी के इंसुलिन कम है तो उनको इंटेक लेना पड़ता है इंसुलिन का। यदि किसी के इंसुलिन ज़्यादा है, अब ज़्यादा इंसुलिन भी खराब हो जाएगा, जब तक उनको ग्लूकोज भूखा रहेगा तो ज़्यादा इंसुलिन काम का नहीं रहेगा। जब तक उनको शर्करा ना मिल जाती, शुगर ना मिल जाती है, तब बैलेंस नहीं होगा। तो ज़्यादा इंसुलिन है तो आपको ज़्यादा शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुगर डिजीज इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, सो आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है और वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है एनर्जी में। राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा की बात करें तो सरकार के राजस्व व्यय, यहाँ पर स्पेशल राजस्व शब्द इस्तेमाल हो रहा है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ, जब खर्च ज़्यादा हो जाए प्राप्त कम हो तो घाटा होगा। राजस्व व्यय ज़्यादा राजस्व प्राप्तियाँ कम, तो उसका अंतर ही राजस्व घाटा होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार का टोटल है, राजकोषीय टोटल जिसमें राजस्व भी इंक्लूड है। सरकार की कुल व्यय और उनकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है वो राजकोषीय घाटा है। कुल व्यय और माइनस कुल प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियां आएगी, प्लस गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियां भी इसमें इंक्लूड है। राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही हैं, और कुल व्यय जो राजस्व व्यय है और भी एक्स्ट्रा व्यय। प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक घाटा वह धनराशि जैसे सरकार को पूर्व में उधार लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान से उधार लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आता है। ग्रीष्मकालीन मानसून आता है दोस्तों केरल में सबसे पहले, केरल के पश्चिमी घाट में। दो टाइप के मानसून भारत में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कीजिएगा। एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जुलाई सितंबर में, मेन मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून रहता है, और ये भारत के अधिकांश यानी जो अरब सागर से आता है, तो ये भारत के अधिकांश
राज्यों में मानसून से वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और सबसे पहले ये आ जाता है केरल में या फिर पश्चिमी घाट में आ जाता है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उनके तटीय क्षेत्र में। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो सितंबर के अंत में आता है। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसून, जो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस मानसून के कारण क्या होती है, वर्षा होती है कोरोमंडल कोस्ट पर। किस दिल्ली सुल्तान ने तांबे का सिक्का पेश किया था? सबसे पहले दिल्ली सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का जारी किया और उसे एक वैध मुद्रा घोषित किया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये भी पूछा जाता है, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो ये तांबे का जीतल भी एक तांबे का सिक्का था जो इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो जीतल है वो किसका है, तांबे का है, टक्का है वो चांदी का, ये ध्यान रखिएगा। अकबर ने जलाली चांदी का सिक्का और इलाही जो सोने का सिक्का है वो चलाया था। गुलाम वंश में रजिया सुल्तान के बाद कौन ताकतवर सुल्तान था? तो गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। अब आप गुलाम डायनेस्टी देखेंगे 1206 से 1290 तक, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10, उसके बाद आराम कर दिया 1210 में आराम शाह ने। नेक्स्ट यहाँ पर इल्तुतमिश आया 1210 से 1236, उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240, 4 वर्ष रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका शासनकाल पूछा जाता है, इवन इल्तुतमिश का भी। और उसके बाद बेहराम शाह आया है 1240 से 1242, फिर मसूद शाह 1242 से 1246। नेक्स्ट यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया है जो कि रजिया सुल्तान के बाद एक प्रतापी और मजबूत शासक हुए गयासुद्दीन बलबन। अंतिम शासक जो गुलाम वंश का रहा है वो कैकाबाद है 1287 से 1290। नेक्स्ट यहाँ पर संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अब पर्वत, पठार, मैदान, इनका विस्तार परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पठार का पूछा है तो पठार हो जाएगा 27.7, लगभग 28%। तो पठार है, पठार से 28। और मैदान की बात करें, मैदान है दोस्तों 43%, मैदान है 27.7% पठार है। पर्वत प्लस पहाड़ियाँ दोनों इंक्लूड करें तो 29.3%, ये हो जाते हैं 100%। अब अलग से आपको पर्वत पहाड़ियों का पूछे तो केवल पर्वतीय क्षेत्र पूछे तो लगभग 11% है, और केवल पहाड़ी क्षेत्र पूछे तो 18%। तो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%। तो ये अलग से भी ध्यान रखना। और दोनों इंक्लूड पूछे तो 29.3, मैदान 43 है, पठार 27 है। चिल्का झील ओडिशा में मछली की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? चिल्का झील ओडिशा में मछली की प्रजाति है वो दोस्तों इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। 1981 में चिल्का झील को रामसर साइट के रूप में, पहली ये आर्द्रभूमि रामसर साइट है भारत की। नेक्स्ट यहाँ पर एक यष्टि का संबंध पूछा है तो ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है यष्टि वाला। एक दोस्तों 2019 में केरल में महिलाओं के विकास हित में कौन सी योजना लॉन्च हुई है? ये भी आंसर नहीं मिल पाया। एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सवाल पूछा है तो सम्मान निधि योजना है ये 1 फरवरी 2019 में इसकी घोषणा की गई बजट में पीयूष गोयल जी के द्वारा। और शुरुआत में जब घोषणा हुई तो 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि थी, उन किसान को 6,000 रुपये मिल रहे थे। बाद में 2 हेक्टेयर की शर्त हटाई गई, सभी किसानों को फायदा मिल रहा है। 3 किस्त के रूप में 2,000 की 3 किस्तें वो मिल रही हैं 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि योजना के तहत। मार्केट में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? मार्केट में जब मनी सप्लाई, लिक्विडिटी बढ़ानी है उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी लाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? रेटों को कम किया जाता है। विशेषकर मार्केट में जनता के पास यदि गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे ज़्यादा हो तो ऐसे तो आएगा नहीं, या तो जनता है अच्छा रोजगार मिले या फिर वो लोन लेने में सक्षम हो पाए और कम इंटरेस्ट रेट में, कम ब्याज दर पर उनको लोन मिल जाए। तो जनता चाहेगी कम रेट पर मिल रहा है तो मैं लोन ले लूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है, वापस पे कर दूंगा। तो उस केस में सरकार क्या करेगी, जो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बैंक रेट को कम कर देगी, ब्याज दर को कम करेगी ताकि जनता आसानी से लोन ले सके बैंक से और जनता के पास मनी फ्लो हो सके, मनी सप्लाई ज़्यादा हो सके, जैसे तरलता और लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी उनके पास ज़्यादा चली जाए जनता के पास। तो इस केस में एक तो बैंक रेट, जिसे आप रेपो रेट कह सकते हो। अब रेपो रेट क्या होती है? जितने भी कमर्शियल बैंक है जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई वगैरह, वो आरबीआई से यदि लोन उधार लेती हैं उस केस में आरबीआई को उन्हें कुछ ब्याज दर पे करनी पड़ती है। तो यदि ब्याज दर ये आरबीआई कम कर दे, रेपो रेट या फिर बैंक रेट, उस केस में वो ज़्यादा लोन ले पाएगी आरबीआई से और जनता को ज़्यादा लोन दे पाएगी कम रेट पर। और कैश रिजर्व रेशियो है वो भी कम कर सकती है आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको कुछ परसेंटेज केस हैं
वो आरबीआई के पास जमा रखना ही पड़ता है। जैसे कि 4% केस कर दिया सीआरआर, तो वो 4% आरबीआई के पास जमा रखेगी ही रखेगी। यदि वो आरबीआई इन 4% को कम कर दे, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दे, तो कम धन है आरबीआई में रखना पड़ेगा बैंकों को। सो बैंकों के पास ज़्यादा धन होगा तो जनता को ज़्यादा लोन दे पाएगी। तो फाइनली बात लोन पर आ जाती है। इसी प्रकार एसएलआर को कम कर सकती है। एसएलआर है कुछ परसेंटेज है, जैसे कि बैंक के पास 100 रुपये आए तो वो 100 रुपये डायरेक्टली तो जनता को बांट नहीं सकती, डायरेक्टली 100 का 100 लोन नहीं दे सकती। जो भी 100 रुपये किसी ने जमा करे तो 100 में से कुछ परसेंटेज, जैसे कि 18% है, वो बैंक के पास केस के रूप में रखना ही पड़ेगा, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लोन दे सकती है। तो एक एसएलआर भी जो बैंक के पास हमेशा रहना चाहिए, और सीआरआर जो आरबीआई में बैंक रखती है, बैंक रेट है जो बैंक लोन देती है आरबीआई से वो रेट, ये तीनों कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी मनी सप्लाई। अब सेकंड शिफ्ट पे पूछे गए जीके के सवाल देख लेते हैं, जो 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट है। सवाल है बौद्ध स्तूप कला में कौन सा भाग नहीं है। अब बौद्ध स्तूप कला में आप देखेंगे ये सभी भाग हैं, बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है। सबसे बाहर है वो वेदिका है, वेदिका से तोरण द्वार के द्वारा, वेदिका एक तरीके से रेलिंग है, ठीक है, जहाँ से पवित्र स्थान जो ये पूरा बौद्ध मठ है और बाकी दुनिया अलग होती है, वो वेदिका से होती है, एक तरीके से रेलिंग है, जहाँ से तोरण द्वार से 4 तोरण द्वार है, वहाँ से एंट्री होती है। और जैसे ही एंट्री होती है तो आपको मिल जाएगा एक प्रदक्षिणा पथ है, जो परिक्रमा आप कर सकते हो इस पूरे स्तूप के चारों ओर परिक्रमा है वो प्रदक्षिणा पथ से। ऊपर आप चलेंगे तो आपको ये बड़ा वाला जो अर्धचंद्राकार है, इसे अंड कहा जाता है, ये मिल जाएगा। और अंड के ऊपर आपको मिल जाएगी हर्मिका, हर्मिका के ऊपर आपको यत्री, और यत्री के ऊपर सबसे ऊपर आपको छत्र मिल जाएगा। तो ये होते हैं बौद्ध स्तूप कला में स्तूप के भाग। और यहाँ पर अगला एक सवाल भी पूछा है, बौद्ध स्तूप के किस भाग में परिक्रमा की जाती है, तो मैंने बता दिया प्रदक्षिणा पथ में, जो कि रेलिंग या फिर वेदिका से जस्ट आगे वाला तोरण द्वार से प्रवेश करने के बाद। 11वां मौलिक कर्तव्य किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, ये आपको बता दूं सेकंड शिफ्ट के सवाल है, ठीक है। आप यदि स्किप करके देख रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू हो चुके हैं। 17 सवाल मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के कुछ 22 सवाल के आसपास। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत हुए, और 11वां ऐड हुआ वो 2002 में हुआ है। 2002 में 86 संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या, तो माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य शुरुआत में तो 10 ऐड हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में, वो संविधान के भाग 4 का आर्टिकल 51 क और इसके अंतर्गत रखे गए थे। नेक्स्ट सवाल, रेगुर सॉइल या फिर जो रेगुर मृदा है उसे अन्य किस नाम से जानते हो। किस मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है। रेगुर मृदा काली मिट्टी को कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को कहा जाता है, जो दक्कन के पठार में ये मिट्टी पाई जाती है। और कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी है। ताजमहल को यूनेस्को में कब विश्व धरोहर में शामिल हुआ, तो ताजमहल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में रिपीट सवाल 1983 में शामिल हुआ। 1983 में ताजमहल हुआ, 1983 में आगरा फोर्ट हुआ, अजंता केव 1983 में, और एलोरा गुफा भी 1983 में। ये सभी 1983 में 4 सबसे पहले आगरा फोर्ट, अजंता केव, एलोरा केव, ताजमहल 1983 में। 1984 में सूर्य मंदिर 1984 में ऐड किया गया था। और महाबलीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में, ये भी 1984 में। तो सन टेम्पल और महाबलीपुरम टेम्पल 1984 मध्य। और खजुराहो में जो मंदिर है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट मध्य प्रदेश में, जो खजुराहो 1986 में ऐड हुआ। खजुराहो और ग्रुप ऑफ मोनूमेंट हम्पी ये 1986 में ऐड हुए हैं। फतेहपुर सीकरी भी 1986 में। और लेटेस्ट में आपको पूछे तो 2021 में जो 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का, वो धौलावीरा हड़प्पा साइट गुजरात में। 39वां 2021 में काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट सवाल, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से सबसे अधिक योग्य और शिक्षित थी, तो ये किसने लिखा था कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से योग्य और शिक्षित थी। ये मिनहाज अल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में लिखा है कि राजा पूरी तरह से अपव्यय और दुर्बलता से गुलाम था, कि रजिया अपने भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थे। ये मिनहाज अल सिराज ने लिखा। रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट सवाल, पश्चिम बंगाल में जो विष्णुपुर के मंदिर है, विष्णुपुर में काफ़ी मंदिर हैं, विष्णुपुर में एक मंदिर नहीं काफ़ी मंदिर हैं। तो पश्चिम बंगाल में जितने भी विष्णुपुर के मंदिर हैं
वो निर्मित है दोस्तों टेराकोटा से, वो निर्मित है लेटेराइट मिट्टी से। टेराकोटा का मतलब लेटेराइट मृदा से या फिर लाल मिट्टी कह सकते हो। टेराकोटा मंदिरों का अर्थ ऐसे मंदिर जो स्थानीय स्तर पर लेटेराइट मिट्टी है जो कॉफी उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है उससे निर्मित है। पश्चिम बंगाल में जो विष्णुपुर के मंदिर की बात हो रही है, विष्णुपुर के ये जो मंदिर बनाए गए थे ये मल्ल राजवंश ने बनाए थे इन मंदिरों का निर्माण। 1973 में उत्तराखंड राज्य में किस आंदोलन में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था? 1973 में जो किसान आंदोलन हुआ था वृक्षों की कटाई के विरोध में उत्तराखंड में, वो चिपको आंदोलन के नाम से आप जानते हो, तो चिपको आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। उस समय उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का भाग था एक तरीके से, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य था। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो चमोली जिला है वहाँ पर 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गैरो देवी के नेतृत्व में, विशेषकर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है चिपको आंदोलन में। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में एपीको आंदोलन चलाया गया था वो 1983 में। नेक्स्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बाधा द्वीप जो बैरियर आइलैंड है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश में बैरियर आइलैंड आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक बाधा द्वीप है। बाधा द्वीप का मतलब तटों पर स्थित एक प्रकार के द्वीप होते हैं जो तट पर होते हैं, जो बहुत चपटे या ढेरों के रूप में जमा रेत के बने होते हैं। तट पर स्थित जो द्वीप ढेरों का जो रेत का ढेर है उससे बने होते हैं और समुद्री लहर और ज्वार भाटा के दौरान तट के समानांतर बन जाते हैं। तो श्रीहरिकोटा इस टाइप से एक बैरियर द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा जो बाधा द्वीप है ये नेलोर जिला बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और जो इसरो है ये द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जहाँ से इसरो के द्वारा उपग्रहों के प्रक्षेपण भी किया जाता है श्रीहरिकोटा से। आपको पूछ लें पाम्बन द्वीप कहाँ पर है, तो पाम्बन द्वीप है रामेश्वरम तमिलनाडु। बैरन द्वीप किसका हिस्सा है ये सवाल पूछा है। बैरन आइलैंड जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की, ये अंडमान द्वीप समूह का भाग है। ठीक है, बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप पर है। बैरन द्वीप यूटी जो अंडमान निकोबार है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल, याद रखना। अगला सवाल है 2021 में ऑप्टिकल फाइबर के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्टिकल फाइबर के लिए पद्म विभूषण से 2021 में नरेंद्र सिंह कपानी जो कि फाइबर ऑप्टिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारत में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरेंद्र सिंह कपानी को 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए किस मंत्रालय ने डीप ओशियन मिशन शुरू किया गया? डीप ओशियन मिशन ये पूछा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार ने जो गहरे महासागर से जीवित और निर्जीव संसाधनों के दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करने के इरादे से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था। किस अरब यात्री ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक अभद्र, चिट्ठी व अश्लील हरकतों के लिए विख्यात है? तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विदेश यात्री आया था वो इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता हो सकता है, बाकी यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था इब्न बतूता जो कि एक मोरकन खोजकर्ता था। और आपको पूछ लें अल बरूनी किसके काल में आया, तो महमूद गजनवी के काल में भारत आया था अल बरूनी जो उज्बेकिस्तान का था। और मेग स्तनीज किसके काल में, तो मेग स्तनीज हैं वो सेलुकस का राजदूत था। ठीक है, किसका? सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया, तो मेग स्तनीज चंद्रगुप्त। चीनी यात्री फैयान है ये किसके दरबार में भारत आया, तो ये आया है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। स्टिंग भी एक चीनी यात्री बहुत भिक्षु था, नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। और मार्को पोलो वेनिस का यात्री था। ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सल्फोराफेन किस में पाया जाता है? सल्फोराफेन है ये ब्रोकली में पाया जाता है। ठीक है, सल्फोराफेन ब्रोकली में पाया जाता है जो कॉलीफ्लावर जैसी होती हैं, जो गोभी के रूप में ब्रोकली उसी टाइप से एक सब्जी है। तो सल्फोराफेन उसमें पाया जाने वाला एक यौगिक है जो प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में मदद करता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? एक था इसमें अलिखित संविधान, भारत का तो सबसे बड़ा एक तरीके से लिखित संविधान है, अलिखित थोड़ा ही है, तो ये एक विशेषता नहीं है बाकी। और चौथा क्या विकल्प था? भारत के किस राज्य में वर्षा की दर सबसे कम पाई जाती है? तो सबसे कम वर्षा यहाँ पर विकल्प में आप देख सकते हो, इनमें से राजस्थान हो जाएगा। भारत में गुणसूत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ये और क्या ऑप्शन था आप कमेंट सेक्शन में बताना। भारत में गुणसूत्र की विशेषता का सवाल पूछा है। विजयनगर के शासकों में से किसके काल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ? विजयनगर के शासकों में
कृष्णदेव राय के काल में जो वहाँ पर विजयनगर में साहित्य था वो तेलुगु का था। तेलुगु संस्कृति और साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास कृष्णदेव राय के काल में। पूछ ले विजयनगर के शासनकाल में सबसे साहित्य किसका चलता था? तेलुगु का। कौन सी वेद मुद्रा नहीं है? करेंसी का एक सवाल पूछा है, विकल्प नहीं मेरे। बहमनी साम्राज्य में मुद्रा को क्या कहा जाता था? बहमनी साम्राज्य में हूण कहा जाता था। मुद्रा को हूण कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा हूण कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना है वो हसन गंगू ने की थी 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज है ये शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को 2021 में, 2022 में सिंथिया रोसेनजुइंग को दिया गया। सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद का एक नवाब कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद का एक नवाब है, उसका उत्तराधिकारी नसरुद्दीन मोहम्मद का था, वो बलबन था। अब देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल जो 4 जुलाई को पूछे गए हैं। पहला सवाल, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी 1526 में 21 अप्रैल को हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को बैरम खान और हेमू के मध्य। तो अकबर का सेनापति बैरम खान, आदिल शाह सुर का सेनापति हेमू, और अकबर ने यहाँ पर हेमू को हरा दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में हुआ। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। शैद डायनेस्टी की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने की है शैद वंश की स्थापना। ये सवाल ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में लोकटक झील है, जहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ लिया, तो वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर लोकटक झील में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? अजंता और एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये सभी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं की बात करें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, एलोरा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और अजंता एलोरा की गुफाएं 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल की गई है। आपको पूछ लें ये किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित आपको चित्रण मिल जाएंगे अजंता की केओ, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफा जो प्राचीन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों की आपको वहाँ पर प्राचीन भारत में ये गुफा मंदिर मिल जाएंगे, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के। एलोरा गुफा से पूछा जाता है इसका निर्माण किस वंश ने कराया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। यहाँ पर कितनी बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं हैं? तो 12 तो बौद्ध गुफाएं हैं, सबसे अधिक हिंदू 17 गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो 17 हिंदू और 12 और 5 कितने होते हैं? 17। तो इसमें 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं, 5 जैन गुफाएं हैं। यूनेस्को 1983 में शामिल है। एलिफेंटा गुफाएं, जिसे घारापुरी गुफाएं कहा जाता है, क्योंकि ये घारापुरी आइलैंड पर स्थित एलिफेंटा गुफाएं हैं, यह भी महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? रजिया सुल्तान गुलाम डायनेस्टी है, रिपीट बार बार कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट यहाँ पर धातु एवं लकड़ी कौन सी सभ्यता में मिला था? धातु और लकड़ी है वो कालीबंगा में। कालीबंगा में उत्खनन से एक तो वहाँ पर तांबे से निर्मित औजार मिले, हथियार मिले, मूर्तियाँ मिली जो तांबे से निर्मित थी। और कालीबंगा में लकड़ी के रूप में वहाँ पर पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली थी। नेक्स्ट वाले पूछा है कि बेलाडीला रेंज और मयूरभंज में किसका खनन होता है? वहाँ पर किस खनिज का खनन होता है? तो बेलाडीला और मयूरभंज ये लोह एस्क की प्रमुख खानें हैं। हेमेटाइट एस्क है वो निकलता है। मयूरभंज और जो केदुझर है ये ओडिशा में खदानें हैं जो लोह एस्क की, मयूरभंज। और बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है। खनिज उत्पादन में प्रथम राज्य, जैसे कि आपको पूछ ले, लोह एस्क उत्पादन में ओडिशा प्रथम है। बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा है। क्रोमाइट में भी ओडिशा है। कॉपर में मध्य प्रदेश है। कोयला झारखंड में अधिक होता है, फिर ओडिशा। हीरा मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक, जिप्सम चांदी राजस्थान, टिन में छत्तीसगढ़ है। यूरेनियम और अब्रक में आंध्र प्रदेश टॉप है। थोरियम केरल है। पेट्रोलियम महाराष्ट्र टॉप है। नेक्स्ट एक सवाल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जो प्रस्तावना में आपको स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श देखने को मिलते हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस से। काफी बार ये सवाल रिपीट हुआ है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, अस्पृश्यता है उसका अंत करता है आर्टिकल 17। और बाकी यहाँ पर आर्टिकल जो समानता के अधिकार में आप आर्टिकल 14 देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16 है नौकरी के केस में सभी को समान अवसर। आर्टिकल 18 है उपाधि, आप किसी के आगे कोई सर वगैरह उपाधि नहीं लगा सकते हो, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 है वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें विभिन्न भाग हैं। आर्टिकल 19 के विभिन्न क्लोज को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है कि बोस संघ आया गया और व्यापार किया। बोस संघ आया गया
एंड व्यापार किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, बोस का मतलब बोलने की आज़ादी, बो यानी बोलने की आज़ादी 19A में, स यानी सभा की आज़ादी 19B में, संघ यानी संघ बनाने की आज़ादी 19C में, आया गया पूरे देश में आने जाने की आज़ादी 19D में, डॉन के रूप में आए जाएंगे आप। एंड व्यापार किया, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, और बस, तो बसने की आज़ादी है 19E में और व्यापार की आज़ादी 19G में। F नहीं है, F फेल हो गया। 19F को संपत्ति का अधिकार दो, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए आर्टिकल 300A में रखा गया है विधिक अधिकार के रूप में। कर्क रेखा किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो विंध्य रेंज, कर्क रेखा है वो विंध्य रेंज से गुजरती है और अरावली नहीं होगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्य, गुजरात, ये जो 8 राज्य, इसकी भी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, यानी ये जो 8 राज्य जो कर्क रेखा गुजरती है, मी यानी मिजोरम से गुजरती है, त्र यानी त्रिपुरा से गुजरती है, पर यानी पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और र से यहाँ राजस्थान भी निकाल सकते हो, ग का मतलब गुजरात से, म यानी मध्य प्रदेश से, छ यानी छत्तीसगढ़ से, झार यानी झारखंड से। तो 8 राज्यों से निकलती है और ये कर्क रेखा 16 देश, 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय हैं, वो भी कर्क रेखा इनसे भी निकलती है। भारत में क्वांटम कंप्यूटर पद्धति कब आई? तो भारत में मजबूत क्वांटम प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ जो क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन है वो 2020 में शुरू किया गया और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूर संचार नेटवर्क लिंक है वो मार्च 2023 में नई दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच में चालू किया गया। और इसमें यदि ये नेटवर्क को एंक्रिप्शन को तोड़ने वाले हैकर को 10 लाख रुपए की पुरस्कार की घोषणा की गई है एथिकल हैकर के लिए। आम्र वर्षा क्या है, ये आपको सवाल पूछा है। तो मानसून पूर्व जो गर्मियों में वर्षा होती है, विशेषकर केरल में अप्रैल मई में जो मानसून पूर्व आम के पकने के लिए काफ़ी उपयुक्त ये वर्षा मानी जाती है, जैसे आम्र वर्षा कहा जाता है। ये गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों से मिलने से होती है। केरल और पश्चिम के तटीय मैदानों में ये वर्षा होती है। भारत का सम्राट किसके समान है? भारत का सम्राट पहले जो ब्रिटिश राज के शासक हैं उन हेतु भारत में जो ब्रिटिश राज के शासक थे ना उनके लिए प्रयुक्त होता था। बाकी एग्जैक्ट क्या सवाल था आप थर्ड शिफ्ट में यदि एग्जाम दिया तो बताना। हवा महल का निर्माण क्यों करवाया गया? हवा महल में आपको पता होना चाहिए 953 खिड़कियां हैं, छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां, जैसे झरोका बोला जाता है। तो 953 झरोका है, उनमें से आप इजीली देख सकते हो। तो राजस्थान में आप सभी को पता है एक तरीके से पर्दा प्रथा राजा महाराजाओं के ज़माने में जालीदार खिड़कियों में किसी को निगाह पड़े, पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन हो सके और नीचे क्या कुछ चल रहा है नाटक वगैरह रोजमर्रा की जिंदगी महिलाएं इजीली उन झरोकों में से देख सके, इसलिए हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसके वास्तुकार हैं लालचंद उस्ताद। नेक्स्ट यहाँ पर पाचुराइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो पाचुराइजेशन इसका मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो दूध जैसे खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, खराब होने से बचाया जा सके, उसकी फ्रेशनेस को बनाया जा सके लंबे समय के लिए। तो उसके लिए पाचुरीकरण में हल्की गर्मी से उन्हें उपचारित किया जाता है ताकि रोगजनक खत्म हो जाए और खराब होने का समय विस्तार समय बढ़ जाए उसका। कोविड-19 के सेकेंड लहर के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? तो 2021 में जून 2021 में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया गया था। मिशन सागर क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के तटीय देशों की सहायता के लिए भारत की पहल है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक है 67वीं। 2022 में इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 61वीं। और ये रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी स्थित पार्टुलंस इंस्टीट्यूट जारी करती है। और 2022 में जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में टॉप रैंक पर है यूएस, उसके बाद सिंगापुर, फिर स्वीडन। अंतिम सवाल एग्जैक्ट यहाँ पर मंदिर का नहीं मिला है। कुछ स्टूडेंट बताया कि दामेतु टेम्पल, कुछ बोल रहे धामेतु टेम्पल, ये क्या टेम्पल है, मिल भी नहीं रहा कहीं पर। तो मंदिर का पूछा है जो दामेतु से मिला जुलता नाम है, जो 500 ईस्वी में तोड़ा गया और तीसरी सदी में किसी राजवंश ने उसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था। तो ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो एग्जैक्ट क्या सवाल थे। तो इस टाइप से आपने देखे तीनों से टाइप पूछे गए जीके के लगभग 60 के आसपास सवाल, और वो भी एग्जैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपने देखे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। धन्यवाद।